दिस इज आर्टिकल 52। प्लीज स्टार्ट दिस नाउ। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको, प्लीज सी दिस आर्टिकल 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहीं से लिखाइए पी फॉर प्रीलिम्स। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में, फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ, विच आर्टिकल डील्स विद दिस लाइन, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, इस आर्टिकल को रट लेना है बस। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कहां कही गई है? दिस इज अंडर आर्टिकल 52। बहुत सिंपल सी बात है, रिपीट करने का मकसद नहीं कोई से फायदा नहीं। 53, प्लीज सी दिस आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, हेडिंग इज इंपॉर्टेंट और यहीं से क्वेश्चन आएगा, विच आर्टिकल डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है आपके लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मीनिंग क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो यहां पर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जीक्यूटिव पावर। आई राइट इट हियर, लेजिस्लेटिव पावर्स, judicial powers, and then executive powers. 1, 2, 3. You please see this. मैं को बताता हूं आपको, देखिए 3 प्रकार की पावर्स होती है गवर्नमेंट की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 1, 2, 3। If you add 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 1, 2, 3, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो टोटल गवर्नमेंटल पावर्स आएगी आकर के। इफ आई राइट हेयर लाइक दिस मैथमेटिकल तरीके से, टोटल गवर्नमेंट पावर्स 1 plus 2 plus 3, लेजिस्लेटिव पावर्स प्लस जुडिशियल पावर्स और प्लस एग्जीक्यूटिव पावर्स, इन तीनों को मिला दें तो गवर्नमेंट पावर्स का जो है टोटल यहां से निकलता है। इट मींस व्हाट, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पावर्स को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पावर कौन सी हुई? लेजिस्लेटिव पावर हुई। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर ऑफ द यूनियन। जुडिशियल पावर का मतलब हुआ, यू नो इट वेरी वेल, उसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो एग्जीक्यूटिव पावर को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि गवर्नमेंट की पावर से लेजिस्लेटिव पावर्स माइनस कर दीजिए। यू टेक आउट दिस, यू टेक आउट द जुडिशियल पावर्स, उसके बाद में जो रेजिडुअल पावर्स रह जाएंगी उसके बाद में, सो गवर्नमेंटल पावर्स माइनस लेजिस्लेटिव पावर्स माइनस जुडिशियल पावर्स, व्हाट रिमेन्स? एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स बेसिकली रेजिडुअली पावर हो गई। और ये कौन कौन सी पावर्स होंगी आपकी? पॉलिसी मेकिंग हो गई। जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसको एग्जीक्यूट करवाना हो गया। जुडिशरी ने जो डिसीजंस दिए हैं उनको एग्जीक्यूट करना हो गया। तो all these powers come under the category of executive powers. तो आर्टिकल 53 says कि where lies the executive power of the union. यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होंगी, किसमें वेस्टेड होंगी, और यही की इसी की हेडिंग से क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। तो दिस इज आर्टिकल 53। प्लीज राइट डाउन पी फॉर फिल्म्स एट द हेडिंग इटसेल्फ। यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना। जैसे आर्टिकल 52 का नंबर नहीं भूलेंगे आप, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से आर्टिकल 53 को भी नहीं भूलेंगे। आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। कम ऑन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स का वो यहां से आएगा आपका। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, और यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, बस नोट मोर देन दिस। Executive power of the union shall be vested in president। एक बात, पहला क्वेश्चन यहां से आएगा,
सेकंड क्वेश्चन जो यहां की लाइन से आएगा, प्लीज नोट डाउन दैट एंड शैल बी exercised by him dot dot through officers subordinate to him। बस ये समझिए क्या है। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन बनता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर किसमें वेस्टेड होती है? राष्ट्रपति में निहित होगी। तो केंद्र की कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। यहां से क्वेश्चन आता है और वो एक्सरसाइज कैसे करेगा? थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल पहले लाइन से बनेगा। तो यहां का प्रीलिम से क्वेश्चन इतना याद कर लीजिए आप लोग, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें वेस्टेड होंगी? प्रेसिडेंट में वेस्टेड होंगी, बस। और कौन सा आर्टिकल कहता है? 53 कहता है। दैट्स ऑल। अब आइए सेकेंड पार्ट पर, 53 का सेकेंड पार्ट। Please see this again. Highlight this portion. Supreme command of the defense forces of the Union. Supreme command of the defense forces of the Union shall be vested in the President. Again, write down before claims. और यहीं से आएगा, ठीक। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस किस में वेस्टेड है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी चीफ डिफेंस ऑफिसर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। इस तरीके से होंगे। तो डोंट फॉरगेट, यानी कि जितने भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी जो सुप्रीम कमांड है किसके हाथ में होगी? राष्ट्रपति के हाथ में होगी। अभी आप एक बात नोट करना, राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर मिल गई है? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। केंद्र की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। मान लीजिए जो दीपक भाई साहब हैं वो राष्ट्रपति हैं, अब उनके अंदर कौन सी पावर आ गई? पहला नंबर आ गया, एग्जीक्यूटिव पावर उनके अंदर निहित हो गई है। एक बार डिफेंस फोर्सेस के वो हेड हो गए, सुप्रीम कमांडर हो गए उसके वो, तो 2 पावर आ गई। तो अब ये ध्यान रखना, अब दीपक के मन में क्या क्या आएगा? ओ माय गॉड, एग्जीक्यूटिव पावर मेरे पास है सारी, अब मैं जो चाहे पॉलिसी बना सकता हूं, जैसे चाहे कर सकता हूं। एक बात, सारी कमांड जितनी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबका मैं चीफ हूं, वो मेरे कंट्रोल में होंगी वो। तो एक एलिमेंट उसके दिमाग में आएगा कि आई कैन एक्ट एज पर माई विश नाउ, आई कैन बिकम आर्बिट्रेटर एज वेल। मोनार्क की तरफ जाएगा वो, आर्बिट्रेटली काम कर सकता है वो, एक एलिमेंट ऐसा आ सकता है ना। तो आप देखना किस तरीके से अभी आप प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स देंगे और बाद में सारी की सारी पावर आप कहेंगे कि भाई साहब आप केवल नॉमिनेटेड हेड हैं, आपके पास कोई पावर नहीं है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक आपने केवल ये नोट करना है, फॉर योर प्रीलिम्स, एग्जीक्यूटिव पावर इन प्रेसिडेंट, डिफेंस कमांड विद द प्रेसिडेंट, एंड इसके बाद में कुछ नहीं। यू जस्ट कम टू आर्टिकल नेक्स्ट 54। यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से 100% मिलने वाला है आपको। प्लीज राइट डाउन विच आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 54। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? देखिए, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। प्लीज नोट डाउन दिस फ्रेज, दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज को बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं निर्वाचक मंडल। ये कॉलेज नहीं है आपका, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, कोई और कॉलेज नहीं है। इट इज व्हाट इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि निर्वाचक मंडल, यानी कि दिस इज द एग्रीगेट, दिस इज द ग्रुप ऑफ द पर्संस हु आर गोइंग टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ये उन लोगों का समूह है जो कि राष्ट्रपति को जाकर चुनेंगे। और यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताया मैंने आर्टिकल 54 से? विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो मैंने क्या कहा था आपको कि बगुले की तरह देखना है आपको कि कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। बस आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बात खत्म। हमने कोई लैंग्वेज रटने की कोशिश नहीं करनी है, केवल एक ही पॉइंट का ध्यान रखना है, आर्टिकल 54, वो एप्टीट्यूड डेवलप करना है आपने बस। ये सेकंड बात आई, तो जो फ्रेज आया यहां पर वो है इलेक्टोरल कॉलेज का आया है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल मतलब जिसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कौन कौन लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और यहीं से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनेगा,
ये देखिए, कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, प्लीज सी द वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इलेक्टेड मेंबर, देखो क्या ना लिखा है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ legislative assemblies of the states. Come on, please see the word, these words are very important, don't forget these words, elected, elected, this is not all the members, please see the difference, this is what, elected members, this is elected members, elected members of what, both houses of the parliament, it means what, Lok Sabha and Rajya Sabha, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि सभी सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। यहां से कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर, हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑल मेंबर्स of the both houses of parliament, number 2 elected members of both houses of parliament, इस तरीके से। तो you should be very conscious what is the word। जैसे for example you please write down a question here, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन लिख के देखिए आप, एंड आई टेल यू कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है इसमें। यू सी क्वेश्चन ये है आपका, हु पार्टिसिपेट्स in election of president, और यहीं पर आपको ट्रिक सीखनी है। यहां पर ये who participates in the election of the president, ऑप्शन ए all members of लोक सभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3 इलेक्टेड members of Lok Sabha and Rajya Sabha and elected members of State Legislative Assembly। लिख लिया आप लोगों ने तीन ऑप्शंस। नंबर 4 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पौंडीचेरी। अब बताइए इस क्वेश्चन में आप देखिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यहां पर जो कहां कहां आप लोगों को करना चाहिए, देखिए जैसे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन आएगा आपको इस शब्द ध्यान दीजिए, यहां पर ऑल है या इलेक्टेड मेंबर्स है। ठीक, एक बात, पहली गलती आप यहां पकड़ेंगे तो A1 ऑप्शन आपका होना नहीं चाहिए। अब यहां पर ये पहला अक्षर ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। यहां केवल लोकसभा और राज्यसभा की बात की है, हम लोगों ने स्टेट असेंबलीज की बात नहीं की है, तो ये भी आधा अधूरा है। अब सी पर आइए, इससे बेटर क्या है, हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लोकसभा की बात की, राज्यसभा की बात की, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात की, ये बात भी ठीक है। तो 2 से 3 बेटर हो गया। अब हम 4th में जाएंगे अगर, तो उसने क्या बात की, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ऑफ राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दिल्ली और पौंडीचेरी को भी इंक्लूड कर दिया। तो 2 भी बेटर सही था, 3 भी सही था, लेकिन 4th क्या है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट ऑप्शन है, ये ध्यान रखना। एक तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, वो जो ट्रिक है सीखने की,
पहली बात, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोगों ने, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, उन्होंने सी आंसर शुरू कर दिया। ये प्रैक्टिस आपको बहुत महंगी पड़ सकती है एग्जाम में। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को पहले क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, उन सबको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। उनमें जो डिफरेंस है, जैसे ऑल, इलेक्टेड, उस डिफरेंस को आप लोगों ने अंडरलाइन करना चाहिए कि इनमें ए और बी और सी डी में डिफरेंस क्या है, वो क्यों अलग है, कहां कहां अलग है। इन चारों को पढ़ करके तब आपने बेस्ट ऑप्शन चुनना चाहिए। देखिए जैसे इसमें 2 इज नॉट रॉन्ग, 3 इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट 4th ऑप्शन इज द बेस्ट अमंग्स 1 2 3 4। इन चारों ऑप्शंस में से चौथा ऑप्शन जो बेस्ट है वो। तो इस तरीके से आप लोग प्रीलिम्स को सॉल्व करते हुए ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा, मानवीय भूल नहीं होगी, जिसे कहते हैं ह्यूमन एरर्स, वो नहीं होंगी। अब मैं दोबारा पढ़ता हूं। तो हमारा क्वेश्चन यह है आर्टिकल 54। प्लीज सी दिस कि आर्टिकल 54 में बेसिकली ये डील किया गया है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है, ये देखिए 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, एक इसमें राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेंबर्स। नंबर 1, इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स कौन से हुए, जो चुनाव लड़ करके आए हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीता है, इलेक्शन कंटेस्ट किया, जीत करके आए हैं। और सेकंड कैटेगरी होती है नॉमिनेटेड पर्संस, जिनको नामांकित किया गया, कि नॉमिनेट किया, जैसे सचिन तेंदुलकर को किया गया, रंजन गोगोई को किया गया है ना, रेखा को किया गया था पहले, है ना। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज को, जो 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए और इलेक्टेड मेंबर्स हो गए। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स का काम नहीं है। दे डोंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। अब देखते हैं मेंबर कौन कौन से हैं। दीज आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड प्लीज सी दिस, ये तो पार्लियामेंट तो है ही है, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा हुआ। एंड यहां पर अब एक और टेक्निकल पॉइंट है जिसमें आप लोग प्रीलिम्स से फंस सकते हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। अभी ये है आसान, लेकिन प्रीलिम्स से मुश्किल होता है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यू प्लीज नोट डाउन, इन केस ऑफ स्टेट्स, राज्यों में कई जगह 2 सदन होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेटिव असेंबली, नंबर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके मेंबर को बोलते हैं हम लोग एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। और उसको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, ये एमएलसी सभी जगह नहीं होती, कुछ ही स्टेट्स में है। तो राज्यों के स्तर पर जो पार्टिसिपेशन है वो केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स का है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। वाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, किसी ऑप्शन में उसने ये एमएलसी तो नहीं घुसा रखा, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो नहीं कर रखा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो पार्लियामेंट के दोनों सदन और राज्यों का एक सदन पार्टिसिपेट करेगा और इनके भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आई होप इट शुड बी वेरी नाउ क्रिस्टल क्लियर नाउ। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेनेशन। इसमें स्टेट विल इंक्लूड दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए। इट मींस व्हाट, देखिए ऊपर क्या लिखा था, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, जबकि दिल्ली स्टेट नहीं है, पौंडीचेरी स्टेट नहीं है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज होने के बावजूद भी उनको स्पेसिफिकली इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो दिल्ली और पौंडीचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। डोंट फॉरगेट दिस एज वेल। तो आई बिलीव दिस इज ओवर फॉर यू नाउ। कर लेंगे आप लोग, कम ऑन।